तो दोस्तों जो कनाडा का पीआर प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं। तो आज हम उन 7 मेन स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा स्टेप है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, तीसरा स्टेप है फाइंड योर एनओसी, चौथा स्टेप है क्रिएट योर प्रोफाइल, पांचवा स्टेप है पार्टी शुरू। ये Hi friends, I'm Charul and welcome to my channel देश विदेश कनाडा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम कनाडा की पीआर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कनाडा का पीआर हम कई तरीक़ों से ले सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा। बट मैं आपके साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मुझे पीआर मिला और किस प्रोसेस के थ्रू होकर मैं गुजरी। तो चलिए आज हम उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कनाडा की पीआर प्रोसेस को एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं, और अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर चाहिए तो फिर आपको 7 जो उसमें मेन स्टेप्स हैं उसके थ्रू आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो आज हम उन 7 मेन स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा स्टेप है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, तीसरा स्टेप है फाइंड योर एनओसी, चौथा स्टेप है क्रिएट योर प्रोफाइल, पांचवा स्टेप है गैदर योर डॉक्यूमेंट्स वाइल वेटिंग फॉर इनविटेशन टू अप्लाई, छठा स्टेप है आपका टू सबमिट योर एप्लीकेशन, और लास्ट स्टेप है आपका वीज़ा स्टैंपिंग। तो ये 7 मेन स्टेप हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम है ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इसलिए अगर आप इसके थ्रू पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 450 पॉइंट्स तो स्कोर करने ही होंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ये कई सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आपको मिलते हैं, जैसे कि आपकी नेशनैलिटी, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी इंग्लिश या फिर फ्रेंच, आपका वर्क एक्सपीरियंस, डिटेल्स ऑफ एनी जॉब ऑफर इन कनाडा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आपको स्कोर मिलते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज़ तो नोट करी होगी कि जैसे मैंने आपको जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया कि इनके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उनमें अगर हम देखा जाए तो सिर्फ एक लैंग्वेज स्किल्स ही हैं जिस पे हम अगर अच्छा काम करें, हम उस अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें तो हम हमारा जो ओवरऑल स्कोर है एक्सप्रेस एंट्री का हम उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा जो कनेडियन स्टैंडर्ड होता है जो उन लोगों ने सेट करा है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको वैसा ही मिलेगा पॉइंट। लेकिन लैंग्वेज स्किल में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने स्कोर को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बस आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे आप काम करिए, आप मेहनत करिए, उसको बहुत इम्प्रूव करिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा आपका स्कोर हो। आप अपनी एलिजिबिलिटी cic.gc.ca में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में उन 7 पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें आपकी लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश या फिर फ्रेंच को टेस्ट किया जाता है, और इंग्लिश के एग्ज़ाम को आइलेट्स बोलते हैं। तो बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है। तो आइलेट्स के एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं, जो कि होता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का। तो इस टेस्ट के थ्रू आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बस ये बोलूँगी कि आपको कोशिश करनी है कि आपको हर सेक्शन में कम से कम आपको 7 आउट ऑफ 10 तो स्कोर करना ही करना है। और
एक और चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर इन केस आपका आइलेट्स का स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाता है तो आप आगे का प्रोसीजर अभी उसके लिए आप अप्लाई मत करिए, आप रुक जाइए, आप थोड़ा बहुत टाइम दीजिए और जब आपका स्कोर अच्छा हो आप तभी अप्लाई करिए आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो इस प्रोसेस में आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ होती हैं उनकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है और कनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको रेट करके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये जो पॉइंट देने का काम है ये वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस करती है और इसमें आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपके एक्सप्रेस एंट्री के ओवरऑल टोटल में काउंट होते हैं। तो दोस्तों जो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस की जो फीस होती है ये कुछ $250 के आसपास होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स WVS के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजें तो वो आपके यूनिवर्सिटी या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके ऑफिशियली सील्ड एनवेलप के अंदर आप भेजें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है फाइंड योर NOC। तो ये एक सिस्टम है जिसमें कनाडा ने कई सारी जॉब टाइटल्स या जॉब पोजीशन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई सारे कोड्स में डिफरेंशिएट किया है। तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अपने कोड को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीनियर इंजीनियर है उसका कोड है 0033 या फिर सिस्टम इंजीनियर है उसका कोड है 0022। तो टाइप के NOC कोड्स हैं ये आप जो मैंने आपको पहले साइट बताई थी cic.gc.ca में जाके आप डिटेल में इसके बारे में आपको पता चल जाएगा और आप जितने भी टाइप के कोड्स उस साइट में अवेलेबल हैं तो आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं। चौथा स्टेप है टू क्रिएट योर प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल cic.gc.ca में जाके बना सकते हैं। इस प्रोफाइल को IRCC अकाउंट भी बोलते हैं और यही प्रोफाइल आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल भी होती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल में आ चुके हैं फाइनली। यहाँ से कनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपके प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ऑफिसर्स क्या करेंगे आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे और जितने भी मैंने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उनके बेसिस पे आपकी प्रोफाइल को रैंक करेंगे एक्सप्रेस एंट्री पूल में। और बस अब आपको इनविटेशन टू अप्लाई के लिए वेट करना है। करीब 2 से 6 महीने लग जाते हैं इसका वेट करते हुए। तो दोस्तों अब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं जो कि है गैदर योर डॉक्यूमेंट्स फाइल वेटिंग फॉर इनविटेशन टू अप्लाई। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं आप उसको जमा करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्सी हैं तो डिवोर्स सर्टिफिकेट, अगर आपका बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोग्राफ्स एज़ पर कनेडियन स्टैंडर्ड्स, आइलेट्स का स्कोर, आपकी ECA रिपोर्ट, आपका एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम ऑल योर एम्प्लॉयर्स और आपका प्रूफ ऑफ फंड। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको जमा करके रखनी है क्योंकि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको तुरंत सबमिट करने पड़ेंगे जैसे ही आपका इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। तो आप ये जो चीज़ें हैं आप पहले से इकट्ठा करके रख लीजिए। और दोस्तों यही एक टाइम है जब आपको अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस दिखाना होता है। जैसे अगर आप सिंगल हैं तो आपको करीबन 6 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखाने होंगे, अगर आप 2 लोग हैं तो 9 लाख और अगर आप 3 लोग हैं तो फिर उस हिसाब से 15 लाख के आसपास आपको अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे इस टाइम पे। तो दोस्तों छठा स्टेप आता है सबमिट योर एप्लीकेशन। तो जब आपका इनविटेशन टू अप्लाई आ जाए उसके बाद आप क्या करिए, आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए www.cic.gc.ca में। और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा करे हैं उनको स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिए और फिर आप PR की और अपनी वीज़ा की फ़ी को पे कर दीजिए। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी अराउंड $550 के आसपास होगी और आपकी जो PR की फ़ी है वो कुछ $490 पर हेड के हिसाब से होती है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी इस टाइम पे।
तो लास्ट और फाइनल स्टेप है वीज़ा स्टैंपिंग का। तो जैसे ही आपका पीआर अप्रूव हो जाए, आपको अपना पासपोर्ट और अपनी फ़ोटोग्राफ्स को वीज़ा ऑफिस में सबमिट करना होगा, जो कि 10 दिन में स्टैम्प होके आपको वापस मिल जाता है। एंड पार्टी शुरू, ये उसके बाद आपके पास 6 महीने का टाइम होता है कि इस 6 महीने में आपको एक बार कनाडा जाके अपने पीआर स्टेटस को एक्टिवेट करवाना होता है, और बस मिल गया आपको पीआर और आ गए आप कनाडा। आई होप आपको मेरे स्टेप्स इजी लगे हों, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते थे सारे स्टेप्स, लेकिन एक्चुअल में ये इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को दीजिए एक बहुत बड़ा थम्स अप, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कुछ टाइम बाद, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।